अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी PS5510 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बताया हुआ है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस। एक कोई भी स्पेसिफिक पर्पस को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जब मुख्तलिफ लोग जो है वो अरेंज होते हैं तो वो अपना अपना काम करते हैं, तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे शेयर 3 कॉमन करेक्टरिस्टिक्स विच आर तीन आगे इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड नेबरहुड डिपार्टमेंटल स्टोर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है। पहली, फर्स्ट, ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्पस। सबका एक ख़ास मकसद है। बेशक वो बैंक है, कोई भी एजेंसी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इवन कोई एक दुकान है और या फिर कोई हॉस्पिटल है, कोई भी चीज़ है तो उसका एक ख़ास मकसद है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ कम्पोज ऑफ पीपल, सबके अंदर बंदे काम करते हैं। ठीक है। तीसरी है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप सम डेलिब्रेट स्ट्रक्चर सो दैट देयर मेंबर्स कैन डू देयर वर्क। ठीक है। सबका एक स्ट्रक्चर, एक ख़ास उसका ढांचा है या फिर उनके अंदर एक ख़ास एनवायरनमेंट है जो काम करने के लिए होती है। जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर काम करता है वो कभी भी हॉस्पिटल से बाहर वैसा काम नहीं कर सकता जो हॉस्पिटल के अंदर कर सकता है। ठीक है। तो यानी कि उसको एक अपना काम करने के लिए ख़ास एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी डिफाइंड एज द वे in which the interrelated groups of an organization are constructed. ठीक है। From a managerial point of view, the main concerns are ensuring effective communication and coordination. तो इसके अंदर जो मेन कंसर्न है वो ये है कि 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक कम्युनिकेशन और दूसरा कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और नीचे इन्होंने दिया हुआ है, there is much more to understand an organization than how it is structured or on paper. Most organizational members will confirm that while organizational structure often dictates lines of authority, responsibility and functions, there often are other equality or more important lines of communication and power and influence. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका एक ढांचा सोचा जाता है। उसके अंदर जो जो पोस्ट होंगी, जो 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 जगह होंगी, उनको पहले से लिखा जाता है या सोचा जाता है। ठीक है। और अथॉरिटीज़ जो है वो दी जाती हैं लोगों को, यानी कि एक इसमें मैनेजर होगा, एक फ्लोर मैनेजर होगा, एक वर्कर होगा, एक को वर्कर होगा, एक बॉस होगा। ये सब पहले से प्लान्ड होता है, तो फिर वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट से लेकर सबसे नीचे जो काम करने वाला बंदा है सब तक अगर प्रॉपरली अपना अपना काम करते रहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अंदर ये होता है कि ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्टाफ। जितनी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक अलहदा से स्टाफ होता है जो कि उन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये होता है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विद फ्यू और नो लेवल्स ऑफ इंटरवेनिंग मैनेजमेंट बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजर्स। इसमें ये होता है कि जो वेल ट्रेंड बंदे होते हैं उनसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद एक थ्योरी है, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। इसमें यह होता है कि इट रिप्रेजेंट द मर्जर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो फ्रेडरिक टेलर था, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, इसको टेलरिज्म कहते हैं। उसके जो मेन पॉइंट्स थे, 4 बेसिक प्रिंसिपल थे। पहला, फाइंड द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ईच टास्क। कोई भी आपने टास्क परफॉर्म करना है तो उसका एक ख़ास बेस्ट तरीका निकालें जिससे आप वो टास्क परफॉर्म करें। सेकेंडली, केयरफुली मैच ईच वर्कर टू ईच टास्क। जो भी आपने टास्क दिया है उसके लिए उसी टास्क के हिसाब से अपने बंदा सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि अगर ड्राइविंग ड्यूटीज़ है तो वो आप किसी भी पीए को दे दें और पीए वाली ड्यूटीज़ ड्राइवर को दे दें, तो इससे टास्क जो है वो सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे
क्लोजली सुपरवाइज वर्कर्स एंड यूज रिवार्ड एंड पनिशमेंट एज मोटिवेटर्स। आपने सुपरवाइज करना है अपने वर्कर्स को, और अगर वो काम अच्छा करते हैं तो उनको रिवार्ड दे, और अगर वो काम सही नहीं करते या गलती करते हैं तो उनको एज अ मोटिवेशन पनिशमेंट भी दे। इसके बाद चौथा और आखिरी ये है, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपने मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए आपने अपने दिमाग में प्लानिंग रखनी है, ठीक है। और दूसरी थ्योरी है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इसमें यह होता है कि एम्फोसाइज द नीड्स फॉर अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ पावर, इट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें यह होता है कि एक बॉस होगा, वो सारी की सारी लेबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। इसमें ये है सबसे ज़्यादा जो तनकीद वाला पॉइंट है वो ये है कि ओवर कन्फर्मिटी और रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा सख्ती है इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ख़राब हो जाती है और इंडिविजुअल ग्रोथ ख़राब हो जाती है, मोटिवेशन नहीं रहती। न्यू क्लासिकल थ्योरी डिस्प्लेड जेन्युइन कंसर्न फॉर ह्यूमन नीड्स। के बाद मायो एंड रियूथलिस बर्गर इन लेट 1920s में आए थे। उन्होंने हॉथॉर्न इल्यूजन्स के एक्सपेरिमेंट किए थे। हॉथॉर्न हमने पहले पढ़ लिया है कि दे फाउंड दैट एनी चेंज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, कि जब आप वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे डिफाइन की जाती है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिज़ाइंड एंड स्ट्रक्चर प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये एक प्रॉपरली डिज़ाइंड और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके क्या करते हैं कि एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं। जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे क्लासिफाइड होती हैं। द सिस्टम अप्रोच, सोशो टेक्निकल थ्योरी और कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। सिस्टम थ्योरी ये है कि all the components of an organization are interrelated and that changing one variable might impact many others, कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे के सारे आपस में इंटर रिलेट हैं, और अगर आप एक के अंदर चेंजिंग करेंगे तो सारे बहुत सारी चीज़ें उससे इम्पेक्ट होंगी उनके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशंस आर व्यूड एज ओपन सिस्टम्स continually interacting with each other. They are in a state of dynamic equilibrium as they adapt to environmental changes, ठीक है। Understanding how our actions shape our reality, इसके अंदर ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ओपन सिस्टम की तरह है जिसके अंदर सारे के सारे लोग जो है वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनको ये पता चलता है कि हमारे एक्शन जो है वो हमारी रियलिटी के ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल चेंजेस इन वन वेरिएबल कैन कॉज ह्यूज चेंजेस इन अदर वेरिएबल। ये जनरल सी बात है कि अगर आप दो वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल में जब आप चेंज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो अप्रोच थी वो थी सोशो टेक्निकल थ्योरी। इट इज़ नॉट जस्ट जॉब इनलार्जमेंट एंड enrichment which is important but also transferring technology into a meaningful tool in the हैंड्स ऑफ द यूज़र्स, ठीक है। आपने सोशो टेक्निकल का मतलब ये है कि आपने अपनी मशीनरी को लोगों के हाथ में दिया हुआ है, ठीक है, और उससे जो वो लोग हैं उससे यूज़फुल वर्क करवा रहे हैं। सोशल सिस्टम, पीपल जो है वो एक सोशल सिस्टम है, यूज़ टूल्स टेक्निक्स एंड नॉलेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड बाय कंज्यूमर्स और यूज़र्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, टेक्निक्स को या अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं। उससे होता क्या है कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, या सामान प्रोड्यूस करते हैं, या वो अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं जो कि कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सोशल टेक्निकल अप्रोच थी। तीसरी है कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरिस्ट व्यूज़ कन्फ्लिक्ट एज इनएस्केपेबल बट मैनेजेबल, समथिंग टू बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंटरफेयर्ड विद इक्विलिब्रियम। इसमें यह है कि आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज अपना के प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। उसके मुख्तलिफ ऑफिस हों जो कि हर ऑफिस अपना अपना काम, पर्टिकुलर काम अच्छे तरीके से कर रहा हो,
और उसको जो है वो सारी की सारी यूनिट्स को एक यूनिट कंट्रोल कर रही हो। नीचे द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स द फोकल पॉइंट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट को एक मैनेजर दिया जाना चाहिए जिससे उस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल और जवाब किए जाएँ। द गोल इज़ टू प्रोवाइड effective integration of an organization's resources towards the completion of a specific project। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट दे दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसमें यह है कि लिंकिंग ऑफ न्यूमरस सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑप्टिमाइज देयर इंटरेक्शंस इन अदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन ओवरऑल गोल। इसमें होता है कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों को आप आपस में इंटरलिंक करके एक पर्टिकुलर गोल को आप करवा रहे होते हैं। ठीक है, वर्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट को यूज़ करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। ये इसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वाली है। दो किस्म की लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक सिंगल लूप स्ट्रेटजी है और एक डबल लूप स्ट्रेटजी है। सिंगल लूप स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड एंड फॉर्म्स कंटिन्यू विद देयर प्रेजेंट पॉलिसीज। एक कोई भी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई गलती हो गई है तो उसको पहले डिटेक्ट करके उसको ठीक कर लें और अगेन से पॉलिसी चेंज ना करें, उसी पॉलिसी पे चलते रहें। इसको सिंगल लूप लर्निंग कहते हैं। डबल लूप लर्निंग के अंदर ये होता है कि एरर्स को डिटेक्ट कर लिया, करेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपनी पॉलिसी को भी मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, अपने प्रोसीजर्स और पॉलिसी को जब आप मॉडिफाई करके दोबारा से बनाएंगे उसको हम डबल लूप लर्निंग कहेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 था। कीप सपोर्टिंग आशमीज़ क्लासेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।